जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं इसमें से कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको हम अपने कॉमन लाइफ में एक डिसऑर्डर या फिर एक इलनेस कंसिडर भी नहीं करते। कंसीडर भी नहीं करते। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि जो आपने बताया वो तो मैं करता हूँ तो क्या मैं भी मेंटल इश्यूज के दायरे में आ गया हूँ? जैसे हमारे शरीर की बीमारियां होती है, वैसे मानसिक विकार जो होता है या मानसिक समस्या जो होती है हमारे थॉट, इमोशन, बिहेवियर और आपके बिलीफ पे डिपेंड करती है। तो क्या ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो मोस्ट कॉमनली नोन है? पैनिक डिसऑर्डर को ले सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारा मूड बहुत स्विंग होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, फिर आप कभी बहुत ज़्यादा लो फील करोगे। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें कोई भी इंसान अपने वेट को लेकर काफ़ी पॉसेसिव होता है, डाइटिंग करने लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेगा। क्लेप्टोनीमिया डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि उस इंसान के पास हर कुछ होता है, लेकिन उसकी एक मेंटेलिटी होती है कि वो चीज़ मुझे चोरी करनी है। ऐसा भी होता है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ये दोनों का काम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे ही होता है, लेकिन 30 से 40-45 के बीच की मैं बात करूँ, वो ज़्यादातर आते हैं डिप्रेशन वाले। टीनेजर्स में देखते हैं उनको, उनमें ज़्यादातर एंग्जाइटी देखा जाता है। अपने चाइल्ड को थोड़ा फ्रीडम दे, एक समय के बाद वो खुद सिंसियर हो जाता है। और आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। हर बच्चे का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, किसी को ड्राइंग में हुआ, किसी का सिंगिंग में हुआ, किसी का डांसिंग हुआ, किसी को एक्टिंग में हुआ, कोई अगर खेलने में ही है। तो क्या डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिक होता है डिप्रेशन। जैसे मैंने शाहरुख खान को देखा है रियल जिंदगी में, तो कूल सा दिखाते हैं। आपको अपने नज़रिए से नहीं, आपको आप ही के नज़रिए से देखना और आपको उसमें से ही बाहर निकालना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। जो ओवर थिंकर होता है ना, को ये लगता है कि वो क्या सोचता होगा, अगर मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा। मैम, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। आज के टॉपिक जो है हमारा वो मेंटल हेल्थ को लेकर के है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ ही रहा है। चाहे वो कोई टीनेजर हो या फिर कोई एक मिड एज पर्सन हो या चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, तो मेंटल हेल्थ की हर किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से पहले कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दें। मेरा नाम जीवन ज्योति है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। काफ़ी मैंने NGOs के साथ भी मैंने काम किया है, जो जिसको मतलब ओल्ड एज में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर उस तरह के आशा फाउंडेशन है, इन सब के साथ मैंने काम किया है। ओके। और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी टॉपिक पे अगर हम आएँ तो मेंटल हेल्थ अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली मैंने ये देखा है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अभी वीडियोस वगैरह तो काफ़ी बनने लग गई है, काफ़ी लोग इस बारे में बात भी करने लग गए हैं। बट मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है वो जान सके कि एक्चुअली अगर हम मेंटल हेल्थ को कहीं पे डेफिनेशन हम उसकी सोचें या उसको डिफ़ाइन करें एक वर्ड्स पे, तो वो कैसे हम उसको कर सकते हैं? तो मेंटल हेल्थ को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे हमारे शरीर की बीमारियां होती है, ठीक है। तो शरीर में बीमारी होती है तो सर्दी जुकाम या फिर आपको बुखार, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वैसे मानसिक विकार जो होता है या मानसिक समस्या जो होती है हमारे थॉट, इमोशन, बिहेवियर और आपके बिलीफ पे डिपेंड करती है। ठीक है। और ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। थॉट से आपके इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल। इमोशन से आपकी फीलिंग्स, आपके बिलीव, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। फिर आप उससे जो एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो फिर आप मेंटली हेल्दी फील करते हो। अगर आप उससे अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिर आप ख़राब फील करते हो। जैसे आपने स्टार्ट किया था बताना कि जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, तो फिजिकल हेल्थ में छोटी छोटी बीमारियां भी आती है, खांसी जुकाम बुखार जैसा, और करते करते बहुत बड़ी बीमारी भी होती जी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर आए तो क्या ऐसे डिसऑर्डर्स हैं मेजर या माइनर जो मोस्ट कॉमनली नोन है? ज़्यादा जो देखे जाने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जी। जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ओके। इसमें आप पैनिक डिसऑर्डर को ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जो सोशल एंग्जाइटी होता है किसी को, या फिर कोई स्पेसिफिक फोबिया, इसके बाद आपका आ जाता है डिप्रेशन,
ठीक है। डिप्रेशन में आप जैसे उदासी फील करने लगते हो, किसी को काम करने में आपका मन नहीं लगता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, इन सब समस्याओं से आप उलझने लगते हो। इसके बाद में फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारा मूड बहुत स्विंग होता है। कभी अच्छा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, फिर आप कभी बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें हमारा मूड काफ़ी स्विंग होता रहता है। ओके। इसके अलावा फिर आप ईटिंग डिसऑर्डर बोल सकते हो। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें कोई भी इंसान अपने वेट को लेकर काफ़ी मतलब पॉसेसिव होता है, अच्छा। और फूड जो है वो अपना कम करने लगता है, फूड इनटेक, डाइटिंग करने लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेगा। ओके। हाँ, इस तरह के सिम्टम उसमें देखे जाते हैं। अपने मतलब वेट को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है, ओके। और फूड धीरे धीरे कम होता है, वो इंटेक कम करता है, जिसका फिर इम्पैक्ट उसके हेल्थ पे भी देखा जाता है। कभी कभी मतलब धुंधला दिखना, ये सब चीज़ होने लगता है, क्योंकि आप सडनली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फूड नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे भी फिर इम्पैक्ट आने लगता है। ओके। इसके अलावा प्लेनोबिया नर्वोसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फूड तो खाते ही है, पर बहुत ज़्यादा एक ही बार में खाते हैं, और वेट गेन को लेकर उसमें भी हम पॉजिटिव रहते हैं, वेट गेन नहीं करना चाहते, ओके। लेकिन फूड ज़्यादा एक ही बार में खा लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम फास्ट रहेंगे और उसके बाद ज़्यादा खा लेते हैं। इसके अलावा हो गया पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे हम देखते हैं सेंटी सोशल वाले या फिर पैरानॉइड वाले, ये इस तरह के लोग आते हैं। इसके अलावा ओसीडी वाले, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जिसको ऑब्सेशन हो जाता है किसी चीज़ का, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर उनको ऑब्सेशन हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा आप इम्पल्सिव एडिक्शन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें जो होता है, लोगों को एडिक्शन वाले इश्यूज आते हैं, जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड हो गया, या फिर कोई गैम्बलिंग का एडिक्टेड हो गया। जैसे क्लैक्टोनीमिया डिसऑर्डर इसका एक पार्ट है। क्लैक्टोनीमिया डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि उस इंसान के पास हर कुछ होता है, लेकिन उसकी एक मेंटेलिटी होती है कि वो चीज़ मुझे चोरी करनी है। अच्छा, ऐसा भी होता है? उसको उसकी नीड नहीं होती है, पर उसको चोरी करनी होती है, और वो चोरी करके उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता चोरी ही है। करनी है, खरीदनी नहीं है। नहीं, अच्छा। कुछ नहीं, वो मे बी वो एक चम्मच भी हो सकता है, एक स्पून हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है। हाँ, कई जनों को देखा है कि मतलब रेस्टोरेंट मेरे भी दिमाग में कोई कोई नाम आ रहे थे। तो रेस्टोरेंट में खाया और उसमें से कुछ लेके आ गए जेब में रख के, तो इस तरीके के होते हैं कुछ जने। तो जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं, इसमें से कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको हम अपने कॉमन लाइफ में एक डिसऑर्डर या फिर एक इलनेस कंसिडर भी नहीं करते। कंसीडर भी नहीं हाँ, और करते। डेली लाइफ जैसा ही है कि ऐसे तो मैं करता ही रहता हूँ। तो एक्चुअली जैसे आपने अभी बताया, इसके अलावा और एक इसी पार्ट अच्छा। का एक एडिक्शन ये भी होता है, जैसे हम कहते हैं एरोनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। Okay. इसमें इंसान को लगता है जब तक वो आग ना लगा दे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो बहुत मतलब परेशान रहेगा। वो आग लगा देगा, कूल डाउन, वो ठीक हो जाएगा। तो मतलब आग या कुछ भी एनीथिंग है, ऐसा कुछ है या मतलब सिर्फ कुछ आग ही है? बढ़िया काम कर दे वो वाली आग या नहीं फिर नहीं नहीं, आग, फायर। अच्छा, मतलब लिटरली फायर। नहीं, ये कुछ अलग है। तो अलग नहीं है, हम तो इन्हीं देखते को हैं साइको कहा जाता है क्या? साइकोटोमिक में भी आप इसको ले सकते हैं, पर ये साइकोटोमिक ये होते नहीं है, अच्छा। क्योंकि साइकोटोमिक में जो लोग आते हैं वो उनको हेलुसिनेशन ज़रूर होगा, उनको डिल्यूजन ज़रूर होगा, ओके। इनको नहीं होता। तो इसमें जैसे आपने अभी जो बताया, अगर हम बोल भी रहे थे कि हमारे तो डेली बेसिस की लाइफ के कुछ बहुत सारे आपने पार्ट ऐसे बताए हैं जो हम कभी कंसिडर करेंगे भी नहीं कि वो एक मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अब अगर किसी को चेक करना हो कि भाई जैसे मैं हूँ और शिवम भाई है, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि जो आपने बताया वो तो मैं करता हूँ, तो क्या मैं भी मेंटल इश्यूज़ के दायरे में आ गया हूँ? तो ये मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर किसी को चेक करना हो कि मेरा जो ब्रेन है वो ठीक है या फिर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे ब्रेन पे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है डायबिटीज़, या फिर अगर हम बीपी की बात करें या फिर हम कैंसर की बात करें, कुछ भी जो भी एक बीमारी की हम बात करते हैं, तो अगर हम मेंटल हेल्थ को इस तरीके से देखें कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मेंटली कोई इश्यूज़ हैं, तो वो कैसे अपने ब्रेन को जान सकता है कि उसका ब्रेन एक हेल्दी ब्रेन है या फिर वो नॉन हेल्दी ब्रेन है?
कैसे उसको जज कर सकता है वो? इसके लिए आपको कुछ सिम्टम्स ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे परेशानियाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको नींद में परेशानी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये सभी डिसऑर्डर जो आपने बताए हैं उनके अंदर ये कॉमन है या फिर हर डिसऑर्डर के अपने सिम्टम्स होते हैं? हर डिसऑर्डर के अपने सिम्टम होते हैं। ओके, तो जर्नल वाले कौन से होते हैं? जनरली मैं आपको बता रही हूँ Okay. जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट हो पाए, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी कम दिखे जो आपने जो लास्ट वाले को पकड़ा, क्योंकि वो सुनने में थोड़ा कम आता है। हाँ, वो आग लगाने वाला। हाँ, तो इसलिए आपने उसको पकड़ा, पर वो इतने ज़्यादा देखने में नहीं आता है जितने कि डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, ये देखने में आता है। बिल्कुल। ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ जितने परसेंटेज में देखने में मिलते हैं, ये कम होते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन सब पे आएंगे, फिर उसके बाद में उस चीज़ सबसे को भी पहले टच तो हम ये करेंगे। चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि उनका ब्रेन जो है हाँ, वो हेल्दी है या नॉन हेल्दी है, तो वो कैसे उस चीज़ को देख सकते हैं? क्योंकि अभी सुनने वाले को तो जैसे मुझे लग रहा है यार ये तो 2-4 चीज़ें तो मेरे अंदर ही है। इतना खांसी जुकाम तो हमें भी है। तो वो तो मुझे लग रहा है कि ये तो हमारे अंदर भी, तो मेरे अंदर वही चल रहा है। अगर वो कि हैबिट कैसे है, अगर वही आप रेगुलर करते तो ऑफकोर्स वो डिसऑर्डर है। तो जैसे आपने बताया था तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे कि एक तो आपने नींद के बारे में बताया था कि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, जैसे आपको नींद में परेशानी होने लगेगी, आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी, ओके ओके, आप अपने कामों में दिलचस्पी कम लेने लगेंगे। अच्छा, जो डेली बेसिस वाले वर्क है। हाँ, अपने कामों में दिलचस्पी कम लेने लगेंगे, बॉडी एक रहने लगेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा परेशान करेंगी, अच्छा। लोगों से कटने लगेंगे, उदासी जैसी आपको चीज़ें महसूस होने लगेगी, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना नहीं चाहेंगे। ऐसी सिम्टम्स से जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हाँ, मुझ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि किसी का मदद ले लेते हैं, या फिर हम अपने फ्रेंड से ही ये डिस्कस करें कि हाँ यार मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को जो भी आप जहाँ स्टक हैं आप उसको शेयर करें। अदरवाइज़ फिर आप कंसल्ट करें किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के को। पास। तो मैम जैसे अभी बात चली है कंसल्ट करने की, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बंदे के दिमाग में रहता है, जो हमारे भी दिमाग में ऑलमोस्ट रहा ही है, कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? जी, बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ये दोनों का काम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे ही होता है। जी। दोनों मानसिक स्वास्थ्य पे ही वर्क करते हैं। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जैसे आपको सुनने से ही समझ में आ रहा होगा कि साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक और साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक, ओके, है ना। तो चिकित्सा बिना मेडिसिन, तो वो मेडिसिन का पार्ट हो जाता है साइकेट्रिस्ट का। ओके। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देते, अच्छा, मेडिसिन का पार्ट हो जाता है साइकेट्रिस्ट का। वो आपको मेडिसिन से भी ट्रीट करते हैं, इसके साथ वो काउंसलिंग और थेरेपी भी चलाते हैं साइकोलॉजिस्ट को लेकर अपने साथ। ओके। तो दोनों बेसिकली इंटरकनेक्ट ही होते हैं, दोनों का रोल एक ही होता है, पर जोन अलग होता है। ठीक है। तो अभी जैसे बात चल रही है और आपने जो बताए, जितने भी आपने डिसऑर्डर बताए, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एज में होगा, हर किसी की एज में वो डिसऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। तो जैसे आप थेरेपी करते हैं या फिर जब जनरली आप किसी से मिलते हैं, तो किस एज ग्रुप पे आप ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखते हैं? ऐसे कोई स्पेसिफिक एज इसमें डिटरमाइन नहीं होता है कि इसी एज के ग्रुप को ये प्रॉब्लम होता है और इसको नहीं होता है। पर एक ऑल इन एवरेज देखा जाए तो आप, अगर मैं 30 से 40-45 के बीच की मैं बात करूँगी, तो वो ज़्यादातर आते हैं डिप्रेशन वाले। ओके। इनको डिप्रेशन का इशू होता है या फिर ओवर थिंकिंग का इशू होता है, इन सब चीज़ों को लेकर आते हैं। OCD वाले, कई ईटिंग डिसऑर्डर वाले भी होते हैं, ये सारे होते हैं। इसके अलावा हम जब टीनेजर्स में देखते हैं, उनमें ज़्यादातर एंग्जाइटी देखा जाता है। अच्छा। सोशल एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो इसमें क्या चाइल्ड को भी होते हैं? मतलब अगर हम बच्चों की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि चाइल्ड को मेरे ख्याल से 6 या 7 साल पे काउंट करते हैं। किस पे काउंट अगर नहीं, हम चाइल्ड की बात करें, जैसे हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, टीनेज की बात करते हैं, तो जनरली लड़कों में 9 to 14 को हम प्यूबर्टी में लेते हैं, और लड़कियों में
8 to 14 को प्यूबर्टी में हम काउंट करते हैं उसको। दोनों में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, ठीक है। लड़कियों में पीरियड का आना, लड़कों में आवाज़ का भारीपन होना, बिल्कुल, फिर और भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम होता है, या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, और काफ़ी चिड़चिड़ापन समय आ जाता है। तो उस समय पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, पर काफ़ी उस चीज़ को दबाया जाता है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली ये भी हो सकता है कि क्या पता पेरेंट्स को ही खुद ना पता हो कि उनके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा। हाँ, शायद वो अवेयर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल चीज़ है। अपनी प्यूबर्टी को पेरेंट्स भी अपने चाइल्ड की प्यूबर्टी को मॉनिटर कर सकते हैं, चाइल्ड खुद को भी मॉनिटर कर सकता है अपने आप को, हाँ मेरे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए जो सलाह है, मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको कुछ वैसे दिख रहे हैं, सिम्टम्स ये होते हैं कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं चाहेगा बच्चा, लोगों से मतलब अपने आप को, अगर सब लोग बैठे हैं तो वो थोड़ा दूर होके बैठना चाहेगा, अकेलापन को ज़्यादा एंजॉय करेगा, वो सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से ही वो इंटरेक्ट करेगा, कनेक्ट रहेगा। मतलब उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे। हाँ, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, उदास भी रहेगा, कभी कभी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए और इस चीज़ के लिए उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो मॉनिटर करें अपने बच्चों को, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है, ये एक जनरल चीज़ है, ये सब में देखी जाती है। जो अवेयर होते हैं, जो पेरेंट्स, वो मैनेज कर लेते हैं, और नहीं हो पाते हैं तो फिर बच्चे काफ़ी सफ़र करते हैं। तो इसके लिए मैं यही अब एडवाइस करना चाहूँगी कि या तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक काउंसलर की मदद ले लीजिए, जिससे बच्चा कहीं खुल के कह सके कुछ भी, अपने इमोशंस को कह सके। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो काउंसलर के साथ वो फ्रेंडली है कि नहीं। तो जो भी वो जिसके साथ फ्रेंडली हो सकता है, जहाँ भी अपने इमोशंस को निकाल सकता है, वो वहाँ पे कहे। अपने बच्चे को देखिए कि हाँ वो अकेले रह रहा है, तो उसके साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, ज़्यादा इंटरेक्ट करना। हालांकि उसको चिड़न होगी, पर उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, उसको क्रिटिसाइज़ कम कीजिए, उसको थोड़ा अटेंशन, क्योंकि ये जो एज होता है इसमें अटेंशन चाहिए होता है, बिल्कुल, पैम्परिंग नहीं, अटेंशन। पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते पैम्परिंग क्या है और अटेंशन क्या है। हम पैम्परिंग को ही अटेंशन मतलब समझ लेते हैं, और बच्चा समझता है कि पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है, और पेरेंट्स को लगता है कि हम तो इतना पैम्पर कर रहे हैं बच्चे को, तब भी ये मानता नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल का कल्चर है वो थोड़ा सा चला गया है मोबाइल की साइड, मतलब जी, फ़ोन की तरफ लोग ज़्यादा चले गए हैं। बच्चे अगर मैं देखूं 5-5, 6-6 साल के बच्चे, 3-3, 2-2, 1-1 साल के बच्चे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और कहा जाता है कि आजकल की जनरेशन है ये। बट जैसा मैं देख रहा हूँ कि पहले की जनरेशन क्या होती थी, जैसे हम लोग थे कि स्कूल से आए, चाहे दिन हो रही है रात हो रही है, क्रिकेट खेलने चले गए, दोस्तों के साथ गैदरिंग कर रहे हैं। पहले क्या था कि दिल्ली में बहुत लाइट जाती थी जब हम छोटे थे, तो दिल्ली में लाइट चली जाती थी, 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती थी। तो हम क्या करते थे, दोस्त साथ में बैठ करके बरामदे में बैठे हैं, वहाँ पे एक दूसरे को खींच रहे हैं, और अगर कोई दुखी भी है तो वो वहाँ पे शेयर कर रहा है अपनी बातें कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला कल्चर जब से ख़त्म होकर के फ़ोन वाले कल्चर में हम चले गए, तब से ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो गई है। जी, क्योंकि इंटरनेट, देखिए आज तो इंटरनेट तो हमारी नीड भी है, बिल्कुल ज़रूरत है, वो ज़रूरत भी है। और स्कूलिंग जो भी आपका अगर होमवर्क भी है, जो भी है पोर्टल पे ही है, बिल्कुल, तो आप उसको अवॉइड भी कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही, उसके बगैर तो पॉसिबल है नहीं, हर चीज़ डिजिटल है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि एटलीस्ट अपने चाइल्ड को थोड़ा फ्रीडम दे, क्योंकि इस एज ग्रुप का जो भी बच्चा होता है या कोई भी फ्रीडम को एंजॉय करता है, बिल्कुल। तो उसको पार्क में खेलने जाने देना, ये नहीं कि नहीं जाना या समथिंग, या फिर उसको पीछे से मॉनिटर करना। ज़्यादातर बच्चे पार्क में खेलने इसलिए नहीं जाते कि दादा दादी पीछे खड़े हैं, हाँ कोई पीछे मतलब
उनको नहीं पसंद होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं तो बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, मैं तो ठीक हूँ। और पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, उनकी सिक्योरिटी, मैं पीछे हूँ, ये चीज़ उनको फील होता है। पर आपको उनको वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम देना होगा। वो इसलिए कि वो खुद अपने आप को उस जगह पे स्टेबल कर सके, मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर सके। वो जितने लोगों से मिलते हैं, जितने भी हम अगर डिफ़िकल्टीज भी फेस करते हैं, तो हम उससे स्ट्रांग ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मॉनिटर रखिए, बिल्कुल रखिए। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए मेरी चाइल्ड है, मैं अगर बाहर हूँ, मैंने कैमरे पे देख लिया कि हाँ वो आ गई, ठीक है सब कुछ, तो मुझे, मेरी डॉटर को ये फील नहीं होता है कि उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई नहीं, सब समय उसको कोई देख रहा है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ। लाइक नहीं पसंद करता है बच्चा इस चीज़ को। वही एक्चुअली क्या है कि हर जगह कैमरे हो गए हैं, जैसे क्लासेस में भी आज की डेट में कैमरे लगा दिए हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसा भी करते हैं कि वो मॉम डैड दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चों के लिए कैमरा लगा के चले जाते हैं घर में भी। और वहीं से ही मैंने देखा है लाइव कि मॉम देख रही है और वहीं से कॉल कर रही है, अच्छा तू पढ़ नहीं रहा ना, तो मैं देख रही हूँ तू खेल रहा है। तो वो वाली जो एक मुझे ऐसा लगता है जो आप बोल रहे हैं वो वही बात है। तो हर चीज़ का वही अपना एक नज़रिया होता है। वो आप पॉजिटिव वे में लीजिए, जस्ट आप मॉनिटर कीजिए, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, पर आप वहाँ से पढ़ा सकते नहीं हो उसको। सही बात है। बोल के फिर क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उसको थोड़े समय के लिए खुला छोड़ो, फ्रीडम दो। और एक समय के बाद वो खुद सिंसियर हो जाता है, हर चीज़ों को लेकर बच्चा खुद सिंसियर हो जाता है। और आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। बिल्कुल। उसमें कहीं ना कहीं जैसे हम अभी फ़ोन या इंटरनेट की बात कर रहे थे, वहाँ पे वो पॉजिटिव भी है, क्योंकि जब हमारा ज़माना था तब हमें कैफ़े में जा कर के एक टाइम मिलता था 1 घंटे का, वहाँ पे हम लोग वीडियो देखते थे। मैं बहुत पुराना भी नहीं हूँ वैसे, ऐसी बात नहीं है पर तब भी अभी ये कुछ 3-4 साल जब से कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे प्लान्स में, कुछ कंपनियाँ आई हैं जिन्होंने इंटरनेट को बहुत फ्री किया था, तो इजी अवेलेबल हो गया था लोगों के लिए। तो 2016-15 से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली इंटरनेट को यूज़ किया जाता है आज के डेट में। तो पॉजिटिव भी है कुछ, तो नॉलेज लेना बहुत ईजी हो गया है आज के डेट में। हाँ, तो पॉजिटिव भी इसका रिजल्ट है और इसका कुछ नेगेटिव भी इफेक्ट है, क्योंकि एक बच्चा नहीं डिसाइड कर पाता है कि मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा गलत होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो जितना इन्वॉल्व रहेगा वो फ़ोन की तरफ जाएगा ही नहीं। वो खाली समय है फिर तो जा रहा है। बिल्कुल सही। अदरवाइज़ फ़ोन की तरफ मूव कैसे करेगा? अगर उसको फिर आप सिंगिंग सिखाओ, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब से क्या होता है, हमारा एंडोर्फिन्स काफ़ी अच्छा रहता है। बिल्कुल, है ना। जब आप कुछ करते हो, कुछ करने के बाद आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है। और आप अगर बैठ के ही कुछ कर रहे हो तो आपका बॉडी कुछ नहीं कर रहा है। जैसे आप देखते हो, अगर आप एक्सरसाइज, आप अगर मान लीजिए पैर में फ्रैक्चर हुआ, आप उसको स्ट्रेच नहीं करो, अगर सर्टेन टाइम के बाद स्ट्रेच करना बंद कर दो, वो दर्द होता है। लेकिन आप जैसे स्ट्रेच वगैरह करते हो तो दर्द कम होने लगता है। इसका रीज़न यही होता है कि जब हम जितना फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो हमारा एंडोर्फिन्स बढ़ता है, जो कि हमारे मूड्स को काफ़ी अच्छा रखता है, पॉजिटिव रखता है। तो जो बच्चे हैं एडिक्टेड हैं फ़ोन को, वो फिजिकल एक्टिविटी से उनका फिजिकल एक्टिविटी, म्यूज़िक, उनको पेरेंट्स को एक्चुअली टाइम की बात है, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल। आप उनको प्रेयर टेक्निक्स सिखाओ। प्रेयर में आप उनको ये सिखाओ कि हाँ आप प्रेयर करो सिंपल में, उसमें कुछ एफर्मेशंस, कुछ ट्रिक दो, या फिर कुछ ग्रेटिट्यूड के ट्रिक दो, उनको ट्रिक दो, जिससे उनका प्रेयर करने का एक डिसिप्लिन भी फॉर्म हो जाए और उनको एक पॉजिटिव फीलिंग भी आए खुद से, और एक काफ़ी उससे स्ट्रेंथ मिलता है हर किसी को। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने ये देखा कि पेरेंट्स ही खुद फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैंने एक मॉल पे मैं गया था, मूवी देखने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक फैमिली बैठी है और उस फैमिली पे जो उसके डैड हैं वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं
और इतना बड़ा मॉल है, बच्चे भागने दौड़ने की जगह, वो भी बच्चा भी फ़ोन लेके बैठा हुआ है उसके डैड के साथ, और मॉम इधर उधर देख रही हैं उसकी, बस ये चल रहा है कि वो मॉल पे ये एंजॉय करने आए, जबकि उनको तो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके लिए आप ठीक कह रहे हैं कि पेरेंट्स को उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब तक पेरेंट्स इंगेज नहीं होंगे बच्चे भी इंगेज नहीं होंगे। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो कराओ जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। हर बच्चे का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। किसी को ड्राइंग में हुआ, किसी का सिंगिंग में हुआ, किसी का डांसिंग हुआ, किसी को एक्टिंग में हुआ, कोई अगर खेलने में ही है। हर किसी का अपना एक कुछ होता ही होता है जी। तो इससे जैसे बच्चे आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उससे कोई बहुत मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा बीमारी वगैरह भी होती है उस चीज़ से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छा। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंग्जाइटी भी देखा गया है। क्योंकि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ जितने कम कर दोगे, आपका बॉडी, आप कुछ करने जाओगे तो आपका बॉडी, आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा। आपका माइंड वो नहीं समझता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आप उसको जो हैबिट दे देते हो वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है। तो इसके तो काफ़ी मतलब हम कहेंगे कि बच्चों में जो डिप्रेशन है, अगर उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रखा जाए, ये नहीं कह सकते हम कि मोबाइल की वजह से डिप्रेशन आ रहा है पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, मोबाइल में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। जी। अब मेरी डॉटर ने एक देख लिया था कि नोज़ पे तिल होने से कुछ ऐसा रील था। अच्छा। कि इंसान की आयु कम होती है मम्मी। तो आकर मुझसे काफ़ी वो टेंस्ड थी क्योंकि अच्छा। उसके नोज़ पे एक ब्लैक मोल है। ओके। तो अब इसका कोई कुछ भी कहता है, सबका अपना है, लेकिन वो तो वो डिसाइड नहीं कर सकती ना वो उसने क्या देख लिया। हाँ। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ है, इसलिए कहते हैं इन्फॉर्मेशन उतनी ही लो जितनी की ज़रूरत है, बिल्कुल। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जैसे आपने काफ़ी सारे, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि एक एज ग्रुप में हमने डिफाइन किया था उसको कि कौन सी एज ग्रुप पे सबसे ज़्यादा होता है ये मेंटली जो इश्यूज होते हैं, उसमें आपने 30-45 की एज को ज़्यादा बोला था। तो अगर हम बात करें उस एज की, या फिर हम जनरली सारी एजेस की बात करें और उसमें हम बात करें कि अगर किसी मेंटल इश्यूज़ पे हम ना पड़े या ऐसे इश्यूज़ हमें ना हो, तो हम कैसे अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने माइंड को इन सारी बीमारियों से या मेंटल इश्यूज होने से, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको? इसके लिए आपको मैं 4-5 टिप्स इसके लिए देना चाहूँगी, टेक्निक्स आपको मैं दूंगी, जिससे कि आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपके जो ऑडियंस है वो भी कुछ उसको फॉलो करके शायद कुछ उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप किसी की, अगर आप मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो स्माइलिंग, फेस। स्माइलिंग, स्माइल करने में कुछ जाता नहीं है किसी का, बिल्कुल सही है ना। जी। फेक ही करो, फिर उसके बाद वो रियल हो जाता है। स्माइल करना, हंसना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी। आप बोलोगे बार बार फिज़िकल एक्टिविटी क्यों मैम इतना, क्योंकि ये मेजर कॉज होता है। क्योंकि हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं। हम मेंटली बहुत ज़्यादा भले जो भी वर्कआउट करें, पर हम फिज़िकली ज़्यादा नहीं करते। तो फिज़िकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो आपने कुछ किया, तो कुछ करने के बाद आपको खुशी मिलती है। वो फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपने घर में, ठीक है, मेड है, आपने डस्टिंग कर दी, आपने कुछ किया, आपको वो खुशी मिलेगी। तो इससे हमारा एंडोफिन्स बढ़ता है, एंडोफिन्स बढ़ेगा, सेरोटोनिन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, है ना। इसके अलावा है एक्सरसाइजेज और प्राणायाम। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। हेवी एक्सरसाइजेज नहीं, जो कि एक्सरसाइज करने में ही स्ट्रेस हो। वेट लिफ्टिंग नहीं। अगर एंजॉय करते हैं जहाँ तक वो ठीक है, हाँ। पर वो भी लोगों में होता है कि वो एडिक्शन हो जाता है। हाँ। कि अगर थोड़ा मसल्स डाउन हो गया तो वो उस चीज़, एक्सरसाइज जो फिज़िकली फिट होता है वो एक अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं होता है कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप ज़्यादा मसल्स बिल्डअप किए हो तो आप फिज़िकली फिट हो। हाँ, ये तो है ना।
तो इसके लिए एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे, वॉक या रन करना, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। इसके अलावा मेडिटेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेडिटेशन का लोग जैसे सोचते हैं कि मेडिटेशन बहुत तरह से होते हैं, ठीक है, तो आप कोई एक्सपर्ट के साथ करें तो और ज़्यादा अच्छा है, पर नहीं भी करते तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम अधिकतर टाइम क्या होता है, हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो हमारा यहीं तक होता है, अच्छा, स्टमक तक नहीं आता है, नवल तक आना चाहिए आपका ब्रीदिंग, जो हम इनहेल करते हैं वो नवल तक आना चाहिए। ओके। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हम जितना अच्छा ब्रीदिंग करेंगे हम उतने मेंटली फिट रहेंगे। इसके अलावा हेल्प ये इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आप किसी को भी हेल्प इन द सेंस बहुत सारा, किसी को किसी भी तरह का हेल्प, ये इसलिए क्योंकि आप हेल्प करते हो किसी को तो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल। आप खुश होते हो, आप अंदर सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। कोई अगर कोई कुछ भी हो, अगर वो किसी को हेल्प करता है तो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे हमारा एंडोफिन्स, यहाँ सब चीज़ है एंडोफिन्स को बढ़ाना, उसको सही लेवल पे रखना। तो वो किन किन चीज़ों से बढ़ता है, वही मेजर आपका टेक्निक होता है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने का। ओके। सेरोटोनिन और एंडोफिन्स। तो आप किसी की मदद करते हैं, कुछ आइडिया से करो, अच्छे स्माइल देकर करो, अच्छे बात करके करो, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करके करो, है ना, एक हेल्दी टॉक करके करो, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया, आपको अच्छा लगेगा, खुद में एक गट फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिव, आप थोड़ी मोटिवेटेड खुद फील करोगे। इसके अलावा हम बात करते हैं ईटिंग पे। ईटिंग आपका मेजर फैक्टर होता है, जिसमें हम, अगर आप अपना सही डाइट रखते हो, डाइट में इन द सेंस आप, हाँ एक चीज़ ईटिंग में भी हमें टीन एज वालों को भी ईटिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके। जैसे मैदा, ऑयल, इन सब चीज़ों को उनको कम कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा जी, जितना आप नेचर से रिलेटेड चीज़ों को इंटेक करोगे, क्योंकि मदर अर्थ हमारी सबसे अच्छी डाइटेशन होती है, मदर अर्थ से अच्छा डाइटेशन कोई होता नहीं हमारे लिए, तो उससे डायरेक्ट आप जो चीज़ इंटेक करते हो वो आपके लिए हेल्दी होता है। अब हम जैसे बनाना की बात करते हैं, बनाना से आपका एंडोफिन्स काफ़ी अच्छा रहता है। ओके। ग्रीन चिली, अब इतने भी नहीं ज़्यादा खाने हैं पर वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके। चिया सीड, अच्छा, ओके। अपने डाइट में चिया सीड जरूर रखना चाहिए। फ्लैक्स सीड है, वो भी, वॉलनट है, इन सब चीज़ों का इंटेक करने से हमारा काफ़ी जो एंडोफिन से काफ़ी अच्छा रहता है। और एक्सरसाइजेज हो गया, ये सब करें। तो मतलब फिजिकल हेल्थ अगर आपकी ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी साथ साथ ठीक रहेगी। मेंटल, ये वाइस वर्सा है, हाँ, इंटरकनेक्टेड। अगर, हाँ, क्योंकि अगर आप, जैसे हमारे ब्रेन को भी तो फूड चाहिए होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए होता है हमारे ब्रेन को। जैसे अगर फैटी एसिड की बात करें, अमीनो एसिड हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। ओके। जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप वॉलनट से लोगे, फ्लैक्स सीड से लोगे, चिया सीड से लोगे। डाइट में आप चावल से आपको कितना, उसमें तो आपको अमीनो एसिड मिलेगा नहीं, कहाँ से मिलेगा? फिर आप बाहर से दवाइयाँ इंटेक करोगे, तो आप फूड में ऐसी चीज़ों को रखो जिससे आपके मेंटली हेल्थ को भी न्यूट्रिशन हाँ, मिले। वो चीज़ आपको मिलता रहे, ठीक है। वो डाइट आपको मिलता रहे। ठीक। अपने मानसिक स्वास्थ्य को रखने के लिए हमें एक और अच्छा चीज़, जैसे हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कुणाल, मैं आपके लिए बुरा सोचूं, नेगेटिव सोचूं, कुछ नेगेटिव सोचूं मैं आपके लिए, तो ये ब्रेन नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि मैं आपके लिए सोच रही हूँ या मैं अपने लिए सोच रही हूँ। अच्छा, वो इम्पैक्ट मुझ पे ही आएगा, मुझ पे ही आएगा ही आप पे। नेगेटिव मैं सोचूंगी, ब्रेन तो ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है ना कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे को उस पर इम्पैक्ट डालना है। जो इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव थिंकिंग का, जो भी इम्पैक्ट आएगा वो मुझ पे आएगा। अच्छा। तो लोगों को इसलिए नेगेटिव थिंकिंग ना अपने लिए करना चाहिए ना किसी और के लिए करना चाहिए, क्योंकि आप किसी और के लिए भी करते हैं तो फिर असर आप पे ही आता है।
तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए कुछ कुछ ये सब एक्टिविटीज़ करने से, ज़ेन गार्डनिंग हम करते हैं। जैसे ज़ेन गार्डनिंग में आप जितने भी मदर अर्थ से आप जुड़े हो, आप प्लांट्स लगा रहे हो, जो भी अच्छे अच्छे प्लांट्स आप अपने चॉइस से वो चूज़ करते हो, आप लगा रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हो, और एक आपका एक्टिविटी भी होता है। मैम इसके अलावा जो टर्म है डिप्रेशन, जी। आजकल हम बहुत सुनते हैं, हर किसी के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जिसे देखो डिप्रेशन की ही बातें होती रहती हैं। तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिससे कोई आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें एक्चुअल डिप्रेशन है, या कोई फैमिली है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे फैमिली मेम्बर को, हमारे बच्चे को डिप्रेशन है। हाँ, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हम ये देखते हैं जनरली कि अगर वो हमारे साथ वाला बंदा है या वो खुद अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जी। नहीं तो साथ वाले को ये वो देख सकते हैं ये चीज़, उनका लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल किस ढंग से चल रहा है, क्या वो खुश रह रहे हैं, कहीं उदास तो नहीं है, या हम खुद अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। बच्चे नहीं कर सकते। बच्चे अगर मैं और 21-24 तक को भी हम बच्चा ही कहेंगे, क्योंकि जो ये एज ग्रुप होता है, जो 20 से 30s के बीच के जो एज ग्रुप होते हैं, उनको करियर से लेकर काफ़ी इश्यूज आते हैं, करियर अपने स्टडीज़ को लेकर काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो उस जगह पे वो खुद करे या फिर घर के जो भी हैं गार्जियन है वो करे तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है। फैमिली इसी को कहते हैं ना, बिल्कुल। कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कुछ चीज़ कट कर रहा है, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अपने इमोशंस को दबा रहा है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। वो अपने इमोशंस को कहीं दबा तो नहीं रहा है। या फिर सिम्टम में हम ये देख सकते हैं स्लीपिंग स्टाइल उसका क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अगर सो रहा है तो सोता ही रह रहा है। ओके। और या तो ऐसा तो नहीं कि हम वो जगह है तो वो जगह ही रह रहा है। मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है सब चीज़। खाना सही से खा रहा है, नहीं खा रहा है, उदासी सा रह रहा है, लोगों से बात करना कम कर दिया, या अपने आप को हर जगह से कट कर दिया। इन सब चीज़ों हम मॉनिटर कर सकते हैं। हम इन सब सिम्टम से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो इट मीन्स कि अगर ये वाले सिम्टम्स किसी में दिखाई देते हैं तो वो रियल में किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है। हाँ, कुछ परेशानी से गुजर रहा है। तो वो कितने टाइम से है? अगर मान लीजिए 1 या 2 दिन है, कोई नहीं, तीसरे दिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अगर हफ्ते दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर पहले आप उससे बात कीजिए। अगर उसको भी तकलीफ़ आ रही है आपसे बात करने में तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। तो मतलब एक लेवल कोई डिसाइडेड है मैम कि कोई अगर ये सोचे कि मुझे कब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो क्या कुछ आइडिया है इस चीज़ का? हाँ, अगर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो आपको किसी भी एक्सपर्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। या फिर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने किसी ऐसे जहाँ से आप खुलकर बात कर सके, वहाँ नहीं करते अगर, तो आपको एक्सपर्ट से तो 2 हफ्ते के बाद तो डेफिनेटली करना चाहिए। ये अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में कि आप अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आप डिप्रेशन में हैं, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप कंसल्ट कीजिए। ओके। इससे ये होता है कि वो इनिशियल स्टेज होता है। तो अगर आप मेडिकेशन में भी जाएंगे तो वो शॉर्ट टाइम का होगा। आप रिकवर कर, जस्ट वो आपको हेल्प करेगा। आप काउंसलिंग और थेरेपी से आप उसको रिकवर कर लेंगे। जल्दी कर लेंगे क्योंकि आप जल्दी कर पकड़ लेंगे लिया उस चीज़ को। ठीक है। तो क्या डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ओके। अच्छा। जेनेटिक होता है डिप्रेशन। और अगर किसी के फैमिली में है, जेनेटिक ही नहीं, इनफैक्ट ऐसा होता है अगर मान लीजिए कोई डिप्रेसिव पर्सनालिटी है और सीवियर डिप्रेशन में है, उसके साथ वाले को भी तो परेशानी होती है। बिल्कुल। जो उसके साथ है उसको भी परेशानी होती है। तो एक टाइम के बाद वो भी डिप्रेशन में जाता है। वही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई बंदा वो डिप्रेशन देख रहा है तो ऐसे वो जेनेटिक आ रहा है, या अगर मान लीजिए कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है और वो कहीं बाहर रहता है, तो क्या तब भी उसको ये इम्पेक्ट कर सकता है?
हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कहीं भी रहिए, वो तो आपका जीन्स है, ये जीन्स में ही है, ओके। तो हो सकता है। तो अगर जब इतना अवेयरनेस आजकल है तो इस चीज़ को पहले से ही हम मॉनिटर करें कि अगर हमारे फैमिली में ऐसा हिस्ट्री रहा है तो हम उस चीज़ का अपने पहले से ही प्रिकॉशंस ले कर चलें। यहाँ थोड़ा भी ऐसा कुछ लग रहा है, पॉजिटिव नहीं हो जाए, लेकिन प्रिकॉशंस लेके चलें हम। इस पे मेरे को एक, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के खुद के कुछ टूल होते हैं जिनके थ्रू वो लोगों की थेरेपी करते हैं। तो क्या कुछ आप फ्यू चीज़ें बता सकते हैं कि आप किस तरीके से लोगों की थेरेपी करते हैं? टूल्स का मतलब ये नहीं होता कि कुछ सामान होता है हमारे जी पास। जी थेरेपी आपका टूल है। जैसे मैंने शाहरुख खान को देखा है रियल जिंदगी में, वो साइकोलॉजिस्ट है और वो जाती है उसके पास, आलिया भट्ट जाती है और काफ़ी सारे सेशन लेती है, तो कूल सा दिखाते हैं। और एक और थी ब्रोकन विद बट ब्यूटीफुल, उस मूवी पे भी जो हीरोइन होती है वो जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास और वो कूल सा बैठा हुआ होता है, पीछे किताबें लगी हुई होती है, चश्मा पहना हुआ होता है और हाथ पे कॉफ़ी लेके ऐसे करके घुमा रहा होता है और उनकी बातों को सुन रहा होता है। तो क्या ऐसे ही होते हैं साइकोलॉजिस्ट की जो थेरेपिस्ट होती है? क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट सुनना ही तो ज़्यादा, जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझेंगे कैसे। अच्छा। और वो एक्चुअली सुन के ही आप किसी को समझ सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट और का काम क्या होता है? सुनना। और इसके अलावा आपको समझना, आपको अपने नज़रिए से नहीं है, आपको आप ही के नज़रिए से देखना और आपको उसमें से ही बाहर निकालना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। वो अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा, नहीं देख सकता आपको। कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखेगा किसी भी क्लाइंट को, वो उसको उसके पर्सपेक्टिव से ही देखेगा। इसलिए वो सुनता है, उसको समझता है। और इसलिए हमारा जो सेशन होता है कम से कम 40 मिनट का कम से कम होता है, और ज़्यादा जाता है तो 1 आवर तक का जाता है। तो थेरेपी में और क्या होता है मैम? थेरेपी बहुत सारे थेरेपी होते हैं, जैसे CBT हो गया, अच्छा। DBT हो गया। ओके, CBT BBT। CBT में हम CBT हम उसको कहते हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, ठीक है। और जो DBT होता है वो डायरेक्टल बिहेवियर थेरेपी होता है। ओके। ये जनरली ये 2 ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे थेरेपीज़ होते हैं, इन दोनों को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 9 to 10 थेरेपीज़ हैं। और इसके अलावा जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने नॉलेज, अपने रिसर्च के बिहाफ पे भी वो कुछ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों को अगर मैं ट्रीट करती हूँ, मैं एक फैजी टेक्निक भी करती हूँ। फैजी टेक्निक जैसे आप उससे जितना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है वो हमारे लिए ज़्यादा, माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो फैजी टेक्निक में जो आप किसी एक पॉइंट को कीजिए, पॉइंट पे आप मार्क कीजिए और उसको एटलीस्ट 2 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए, कांस्टेंट देखिए। तो ये धीरे धीरे, लेकिन ये किसी के शुरुआत में आप घर पे 1 मिनट तक कर सकते हैं, पर किसी के ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो फिर ठीक है। अच्छा। तो इससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो जो बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है थॉट्स की तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके अलावा हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो मैम थोड़ी देर पहले जैसे आपने थॉट्स के बारे में मेंशन किया था कि पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने। अब कई लोग ऐसे हैं जो थॉट्स से भरे हुए हैं, ख्याल आते ही रहते हैं, बातें दिमाग में चलती ही रहती हैं, जिनको बोलते हैं ओवर थिंकर्स। तो उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स कि वो थोड़ा इस स्टेट से बाहर आ पाएँ, थोड़ा अपनी लाइफ को उससे बेटर कर पाएँ? जी बिल्कुल। जो ओवर थिंकिंग है ये भी आजकल का बहुत ही मतलब कॉमन और बहुत लोगों में, मतलब ऑलमोस्ट लोगों में मैं ये देखती हूँ, ट्रेंडिंग बीमारी है ये ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले तो इसको हम कॉग्निटिव डिफ्यूज़न कहते हैं, कॉग्निटिव डिफ्यूज़न, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिफ्यूज़न समझने से पहले हम फ्यूज़न को समझते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है, किसी का भी ब्रेन, उसमें थॉट्स आते ही रहते हैं, ठीक है। तो थॉट्स जो आ रहे हैं वो उसको हम अगर फील करने लगते हैं, अगर हम उस थॉट्स को अगर देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और जाने देते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम उस थॉट्स को फील करने लगते हैं तब फिर हमें ये ओवर थिंकिंग वाली इश्यूज धीरे धीरे
पकड़ने लगती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ दिन की पहले की बात है कि किसी स्टाफ ने बॉटल लाकर रखा टेबल पे। तो जो क्लाइंट था वो बॉटल रखने के बाद काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। मैंने भी उसको मॉनिटर किया। फिर बाद में मैंने उससे पूछा कि आप इस बॉटल को इतने देर से देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो? नहीं। बॉटल के बारे में सोच रहे हो, अच्छी नहीं है बॉटल? नहीं। फिर उसने बताया कि ये बॉटल मतलब हाइजीन है कि नहीं, इस तरह से वो थॉट वो उसके दिमाग में आ रही थी। तो इसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। कि वो तो सिंपल एक बॉटल है, उससे रिलेटेड वो कितने इमेजिनरी थॉट्स को कैरी कर लिया, एक थॉट्स की चेन बनाते हाँ, कि वो बॉटल कहाँ से आया है, हाइजीन है कि नहीं, इसके अलावा क्या क्या अगर मैम ले रही हैं तो मैम अनहाइजीन ले रही हैं, क्या 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 उसके अंदर थॉट्स आए होंगे। तो वो तो सिर्फ एक बॉटल है, लेकिन हमने कितने सारे चेन बना लिए हैं। तो हमारा माइंड हमेशा जो है वो एक स्टफ़ को लेकर ही थिंकिंग करता है। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन। ओके। और डिफ्यूजन उसके अपोजिट हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव डिफ्यूजन में हम थॉट बाय करते हैं। अच्छा, बाय मतलब कि बाहर से? नहीं, बाहर से नहीं खरीदते। अब जैसे आपके पास जैसे कि उस बंदे को इतना थॉट आया सिर्फ एक बॉटल को लेकर, इतने सारे थॉट्स आए, तो यहाँ बाय करने का मतलब है कि एक और थॉट दे देना, लेकिन वो कैसा थॉट? हेल्दी थॉट, कि वो बाकी जितने सारे जो भी अननेसेसरी थॉट्स थे उसको रिप्लेस कर दे। वो वन थॉट। जो ओवर थिंकर होता है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंक करके, अगर मान लीजिए एक इंसान की, मैं एक बंदे की बात करूँगी, उसको ये लगता है कि वो क्या सोचता होगा, अगर मैं ऐसे बैठूँगा, ऐसे बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा। ये एक ओवर थिंकिंग है। वो क्या सोचेगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपको बैठना है, आप बैठो। तो इस जगह पे अपने थॉट को मॉनिटर करना होता है और उस समय अपने आप को ही एक नया थॉट देना होता है। इसको हम कहते हैं कि हम थॉट बाय कर रहे हैं, खरीदना नहीं, वो बाय नहीं होता है। ओके। तो ये डिफ्यूज़न होता है। आप दूसरे थॉट को उसके जगह पे रिप्लेस कर रहे हो। अब वहाँ पे ये कह दे रहे हो, वो सोच रहा है, अपने आप को ही कह दे रहे हो, वो सोचे, वो उसका मैटर है। मैं अगर ऐसे कंफर्टेबल हूँ बैठने में, मैं ऐसे बैठा हूँ। और ये ओवर थिंकिंग किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। ओके। हमारा मानसिक स्वास्थ्य ये एक ऐसा मतलब मॉड्यूल है ये, कि कभी इस छोर पे है तो कभी इस छोर पे। ये कभी कहा नहीं जा सकता कि किसका मानसिक स्वास्थ्य कब कैसा रहेगा। ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके। तो अपने सिम्टम के आधार पे ही अपने आप को मॉनिटर करना है। और जब आप करने में असमर्थ हो रहे हो, टाइम निकल रहा है, तो फिर आपको कंसल्ट करना है। ओवर थिंकिंग के कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है क्या? ओवर थिंकिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अगर आप मान लीजिए आप ओवर थिंकिंग करके कुछ अच्छा आउटपुट निकालते हो, पर ओवर थिंकिंग से कोई अच्छा आउटपुट नहीं निकलता है। हाँ, हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस होता है। जैसे अगर मान लीजिए कल मेरा एग्ज़ाम है, अगर मुझे स्ट्रेस ही नहीं है, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं है, उसका एक लेवल है। अगर मान लीजिए स्ट्रेस इतना है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो स्ट्रेस फिर वही ओवर थिंकिंग ही है एक तरह से। वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, इतना स्ट्रेस होना चाहिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। अगर ये स्ट्रेस नहीं रहे तो ये तो एक अलबेलापन आ जाएगा ना, कि कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, एग्ज़ाम है तो क्या हुआ, दे लेंगे। तो वो एक स्ट्रेस, उतना छोटा स्ट्रेस होना चाहिए। पर यही जब ज़्यादा हो जाता है तो नुकसानदेह होता है। ओके। तो मतलब ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन जाता है, फिर डिप्रेशन से सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। किसी चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते। बहुत लोगों में अगर वो देखा गया है कि वो अगर नहीं खुद को समझ पाते हैं, या फिर वो अगर सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको। उनमें डिप्रेशन भी देखा गया है, उनमें OCD भी देखा गया है, बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक छोटी सी कोशिश की थी कि लोगों तक ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो लोगों तक पहुंच पाएँ आपके थ्रू, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस चीज़ की आप नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए हमने चाहा था कि आप आइए और आकर के लोगों को ये सारी बातें बताइए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कम्प्लीटली लोगों तक पहुँचाई है। हाँ, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल। और आप लोगों की ये पहल बहुत अच्छी पहल है। जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए थैंक यू। तो हम तो चाहेंगे कि लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें कमेंट्स करें, हम मैम को दोबारा बुलाएं और दोबारा से मैम को परेशान करें यहाँ पे बुला करके। नहीं, परेशान नहीं लोग, क्योंकि एक एक्सीलेंस होता है, हमारा जो वर्क है वो एक्सीलेंस वर्क है, बिल्कुल। वो हमारा पैशन है कि लोग सही रहें। और हम भी चाहेंगे कि जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है वो ऑडियंस जो भी हमने मैम के थ्रू बताने की या लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है, लोग उस पर हमें कमेंट्स करें अगर कोई प्रॉब्लम उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो हम एक डीप टॉपिक पे एक डीप डिस्कशन हम करेंगे जी। पर आज के लिए मैम थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू।